नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका करंट अफेयर्स में। आज दिनांक 15 जुलाई 2023 है। पहले काफ़ी अच्छी खबर है कि जो इंडिया ने चंद्रयान 3 लॉन्च किया था वो काफ़ी सक्सेसफुली लॉन्च हो गया। इसी के ऊपर कुछ बेसिक डिटेल फिर से हम रिवाइज करते हैं कि जो चंद्रयान 3 लॉन्च किया गया, लॉन्च व्हीकल मार्क 3 से लॉन्च किया था सतीश धवन स्पेस सेंटर से, और ये इंडिया का सेकेंड अटेम्प्ट है सॉफ्ट लैंडिंग ऑन द लूनार के साउथ पोल पे। और सॉफ्ट लैंडिंग क्या होती है? एक होती है हार्श लैंडिंग, जिसमें बेसिकली वहाँ पे लैंड कराना होता है और उसके बाद में रिसर्च होती है। सॉफ्ट लैंडिंग में इतना सेफ्टी से लैंडिंग करानी होती है कि उसकी रोवर की और लैंडर की कोई टूट फूट ना हो। और इसके बाद इंडिया तीसरा कंट्री बन जाएगा, क्योंकि अभी तक सिर्फ चौथा कंट्री बन जाएगा। तीन कंट्रीज ने सिर्फ लॉन्च किया, यूएस ने, रसिया ने और चाइना ने। यूएसए ने जो किया था वो 40 डिग्री साउथ पोल पे थे, चाइना का 45 डिग्री ने, और रसिया ने सिर्फ नॉर्मल लैंडिंग कराई थी। और इंडिया का 70 डिग्री साउथ पोल, जो कि काफ़ी डिफ़िकल्ट है, वहाँ पे इसको लैंड कराया था। अब इसी के पैरेलल आर्टिकल है जिसमें चंद्रयान और गगनयान दोनों का जिक्र किया है। बेसिकली जो चंद्रयान को हम थोड़ा और डिटेल से पढ़ते हैं कि चंद्रयान जो 3 है इसके कुछ स्पेसिफिक फीचर्स थे। इसमें एक लैंडर मॉड्यूल था, उसके बाद एक प्रोपल्शन मॉड्यूल था जो कि कल लॉन्च किया गया लॉन्च व्हीकल मॉड्यूल के द्वारा 14 जुलाई को। और ये 1 महीने का टाइम लेगा वहाँ पे टोटल पहुँचने में। शुरुआत में जब इसका ऑर्बिटल होगा वो इलिप्टिकल शेप में जाएगा, जब अर्थ के सामने से जब घूमेगा चारों तरफ में, और उसके बाद में जैसे ये मून के ऑर्बिट में होगा वहाँ पे ये सर्कुलर ऑर्बिट जो कि 100 किलोमीटर के रेडियस में वहाँ पहुँच जाएगा। फिर उस पर उसको धीरे धीरे डिसेंड किया जाएगा और बाद में उसकी लैंडिंग की जाएगी। तो हम गगनयान के ऊपर कुछ बेसिक डिस्कस करते हैं। बेसिकली गगनयान मिशन जो कि इंडिया का पहला मैन्ड मिशन होगा जिसमें कि इंसान को भेजा जाएगा। उससे पहले हमने स्पेस में बाकी सैटेलाइट गए हैं जिसमें लेकिन ह्यूमन बीइंग नहीं गए। ये बेसिकली 2018 में लॉन्च किया था प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने। और इसका पर्पज़ ये है कि एटलीस्ट 3 to 7 डेज स्पेस में, जो कि लोअर अर्थ ऑर्बिट लगभग 400 किलोमीटर के आसपास में ये लोग रहेंगे, और स्पेस में स्पेस की ग्रेविटी और बाकी चीज़ों की रिसर्च करेंगे। इसमें लॉन्च व्हीकल GSLV मार्क 3 है जो इस्तेमाल किया जा रहा है, और ये काफ़ी चीपेस्ट है इन कंपैरिजन ऑफ द अदर स्पेस फ्लाइट जो होती है वर्ल्ड में। काफ़ी ज़्यादा उसमें पैसा लगता है, देख रहे हो कि अमाउंट मिनिस्क्यूल है, काफ़ी 10,000 करोड़ के आसपास है। और जो इंडियन एस्ट्रोनॉट उनको बोला जाएगा व्योमनॉट्स, और व्योमनॉट्स का मतलब होता है संस्कृत में स्पेस। इसमें दूसरा कारण ये भी है व्योमनॉट्स रहेंगे क्योंकि व्योम मित्रा, एक व्योम मित्रा करके इसमें हम रोबोट भी साथ में भेज रहे हैं। और जो ट्रायल में हमने किया था जो कम्युनिकेट करेगा आपस में जो जितने एस्ट्रोनॉट्स हैं, और उनको कोई भी इश्यूज होते हैं वो ग्राउंड स्टेशन के साथ में अटैचमेंट रहे, उसका नाम व्योम मित्रा है। तो उसी से लेकर इनका नाम व्योमनॉट्स रखा गया है। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल के ऊपर। नेक्स्ट आर्टिकल जो कि झारखंड के गवर्नर हैं, उन्होंने भी ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल की चेयर को लिया। उससे पहले ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल हेड की जा रही थी चीफ मिनिस्टर ऑफ द पर्टिकुलर स्टेट। तो यहाँ पे हमारे लिए TAC इंप्रूव हो जाती है, TAC लिंक हो जाती है हमारे 5th शेड्यूल से, और 6th शेड्यूल में ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल होती है। तो 5th और 6th दोनों शेड्यूल को हम डिटेल से पढ़ते हैं। बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन में जो 5वां शेड्यूल है वो 6ठा शेड्यूल है। 5वें शेड्यूल में बेसिकली वो स्टेट होते हैं एक्सेप्ट ये 4 स्टेट छोड़ के, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और असम। और 6th शेड्यूल लागू होता है इन 4 स्टेट में, असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा। इनका डिक्लेरेशन जो किया जाता है 5th शेड्यूल का, प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है जब भी कोई एरिया डिक्रीज़ करना हो, इंक्रीज़ करना हो, और जो भी उसको रीडेजिग्नेट करना एरिया को, ये प्रेसिडेंट करता है और कंसल्टेशन विद द गवर्नर। लेकिन अगर 6th शेड्यूल में यही काम करना हो तो इसमें गवर्नर इज़ एम्पावर्ड टू ऑर्गेनाइज और रीऑर्गेनाइज, और एरिया डिक्रीज़ करना, इंक्रीज़ करना ये गवर्नर के विद इन द प्रीव्यू में आता है। जो स्टेट की एग्जीक्यूटिव पावर हैं वो इसमें रेस्ट्रिक्ट नहीं होती 5th शेड्यूल में, और सेम सेंटर भी डायरेक्शन दे सकता है। तो इनकी पावर के ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, ऑल्दो इनको कुछ स्पेशल पावर है, बट फिर भी सेंटर और स्टेट अपने एग्जीक्यूटिव पावर डायरेक्शन को इस्तेमाल कर सकता है। यहाँ पे जो ट्राइबल एरिया वहाँ पे ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल फॉर्म की जाती हैं, लेकिन ये विद इन द स्टेट की एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी के अंदर में आता है। ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल की कंपोजिशन देखें तो इसमें टोटल 20 मेंबर होते हैं, 20 का 3/4 यानी 15 मेंबर्स तो शेड्यूल ट्राइब जो कि पार्टिकुलर स्टेट में वहाँ से रहेंगे, और बाकी 5 मेंबर लेजिस्लेटिव असेंबली के रिप्रेजेंटेटिव रहेंगे। उसी तरह जो ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है उसमें प्रेसिडेंट, उसमें बेसिकली जो भी वहाँ की अगर जितना एरिया उनको करना है उसको ये गवर्नर डायरेक्ट करता है। और इसकी एप्लीकेबिलिटी जो होगी कि कोई भी कानून बनाना है तो उसमें गवर्नर डायरेक्ट करेगा, और जो कि गुड गवर्नेंस से रिलेटेड या पीस से रिलेटेड है कोई भी इश्यूज़ है तो उसमें गवर्नमेंट डायरेक्ट करेगा ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल को
और उसको पार्लियामेंट के लॉ के द्वारा अमेंड किया जा सकता है, पर उसमें इनको प्रेसिडेंट की एसेंट लेनी पड़ेगी। सेम यहाँ पे 6 शेड्यूल में है, जो स्टेट लेजिस्लेचर और पार्लियामेंट है ये डायरेक्टली अप्लाई नहीं करेगा, ये अप्लाई करेगा थोड़े मॉडिफिकेशन के साथ करेगा ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में और उनके सब रीजनल काउंसिल में। यहाँ पे ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में 30 मेंबर होते हैं, जिसमें 4 तो गवर्नर के द्वारा नॉमिनेट होते हैं और बाकी मेंबर्स वहाँ की जो ट्राइबल पॉपुलेशन है उनके द्वारा, और ये 5 साल के लिए चुने जाते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल पे चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल बेसिकली एक स्टूडेंट ने सुसाइड किया था, तो उसी के ऊपर हाई कोर्ट ने कुछ एफआईआर को क्वेश्चन कर दिया। तो हम एफआईआर और चार्जशीट के ऊपर बेसिकली डिस्कस करते हैं कि ये होती क्या है। एफआईआर बेसिकली ये होती है कि एफआईआर को आईपीसी और सीआरपीसी में कहीं डिफाइन नहीं किया गया, लेकिन ये पुलिस के रेगुलेशन में और रूल्स में इसको डिफाइन किया गया। जो सेक्शन 154 है सीआरपीसी का, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, वो बेसिकली डील करता है कोग्निजेबल ऑफेंस। कोग्निजेबल ऑफेंस वो होते हैं जिसमें 3 और 3 साल से ज़्यादा सज़ा होती है, और इसमें पुलिस ऑफिसर अरेस्ट कर सकता है विदाउट वारंट के। चार्जशीट की बात करें, चार्जशीट बेसिकली एक्सप्रेसिवली डिफाइंड है सेक्शन 173 ऑफ द सीआरपीसी। और एफआईआर कब फाइल होती है? एफआईआर बेसिकली फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट होती है जब भी पुलिस को कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है रिगार्डिंग द कोग्निजेबल ऑफेंस, तो उसको अरेस्ट किया जाता है विदाउट वारंट के। लेकिन चार्जशीट होती है जब एंड ऑफ द इन्वेस्टिगेशन, पुलिस जब इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट कर लेती है उसके बाद में ट्रायल फेज आता है, तब चार्जशीट होती है। एफआईआर किसी पर्सन को ये डिसाइड नहीं कर सकता कि वो गिल्टी है कि नहीं है, ये चार्जशीट होने के बाद में कोर्ट डिसाइड कर सकते हैं कि पर्सन गिल्टी है या नहीं है। सेम यहीं पे दिया है कि 153 में दिया हुआ है, यहाँ पे ये मजिस्ट्रेट के द्वारा की जाती है। एफआईआर जो कंप्लेंट होती है पुलिस ऑफिसर के पास होती है, इसमें कंप्लेंट बेसिकली मजिस्ट्रेट के पास में होती है। और ये कि प्रिस्क्राइब फॉर्मेट होता है इसका, एंड चार्जशीट का कोई प्रिस्क्राइब फॉर्मेट नहीं होता, बट इसके कुछ इंग्रेडिएंट होते हैं जिससे कि मजिस्ट्रेट सेटिस्फाई होता है। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल के ऊपर। नेक्स्ट आर्टिकल इसी के ऊपर बेस्ड है कि यूपीएससी ने बेल के ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है, इसलिए हमने एफआईआर और चार्जशीट को डिस्कस किया ताकि इसके ऊपर कोई क्वेश्चन आता है तो आप आराम से एड्रेस कर सकते हो। बेल के ऊपर यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा, उसमें पहली स्टेटमेंट है कि जुडिशियल कस्टडी मीन्स accused in the custody of concerned magistrate and such accused is locked up in the police station, not in jail. Second statement, during judicial custody police officer in charge of the case is not allowed to interrogate the suspect without the approval of the court. सेकेंड स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। फर्स्ट स्टेटमेंट में यहाँ पे थोड़ी गड़बड़ है कि वो पुलिस स्टेशन में लॉक नहीं होता, वो जेल में लॉक होता है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाती है, हमारा आंसर बी आता है। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल के ऊपर। नेक्स्ट आर्टिकल जो कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के ऊपर है, जो कि गुजरात की जो एंटी टेररिस्ट स्क्वाड है वहाँ से किसी को अरेस्ट किया था, तो हमारे लिए एनआईए इंपॉर्टेंट हो जाती है। एनआईए बेसिकली एक एक्ट है जो 2008 में पास किया था। 26/11 जो मुंबई अटैक हुआ था टेररिस्ट के द्वारा, उसके बाद में एक रिक्वायरमेंट पड़ेगी एक ऐसी काउंटर टेररिज्म फोर्स या ऐसा एक्ट और लीगल बैकिंग की ज़रूरत है कि कंट्री में जब भी कोई टेरर अटैक होगा तो कौन सी एजेंसी डील करेगी। तो ये बेसिकली सेंट्रल काउंटर टेररिज्म लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी है, जो स्पेशलाइज सेल है इसका, जो कि डीलिंग विद द फेक करेंसी नोट्स एंड टेरर फंडिंग को भी डील करती है। ये भी हेड की जाती है डीजी रैंक, जो डायरेक्टर जनरल होता है, नॉर्मली पुलिस में हेड होता है। सेम स्टेट्स में जो डीजीपी होता है उसी तरह एनआईए का हेड भी डीजी होता है। ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर में आती है, और ये स्टेट गवर्नमेंट इसको हमेशा जो भी असिस्टेंस या कोऑपरेशन है वो प्रोवाइड करती है, क्योंकि ये सेंट्रल काउंटर टेररिज्म लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी है, जो कि विद इन इंडिया जो भी कोई दिक्कत होगी या इंडियन इंटाइटी कहीं इंगेज आउटसाइड भी, वहाँ पे भी ज़रूरत पड़ सकती है। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली है। अब इसके फंक्शंस की बात कर सकते हैं। फंक्शन इसका काम है इन्वेस्टिगेट करना और प्रोसिक्यूट करना ऑफेंसेस को। सेंटर और स्टेट दोनों को असिस्टेंस प्रोवाइड करती है, न कि सिर्फ सेंटर को। और जो एनआईए एक्ट है उसको इम्प्लीमेंट करना है इसका काम है। इसके बेसिकली कौन कौन सी पावर्स हैं, जो भी टेरर अटैक्स रिलेटेड टू बम ब्लास्ट हैं, कोई हाईजैकिंग हो चाहे एयरक्राफ्ट की हो, शिप की हो या किसी भी अदर व्हीकल्स की हो, न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन पे कोई अटैक होता है या WMD वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन रिलेटेड कोई इशू है, देन एनआईए विल हैंडल दैट। काउंटरफीट करेंसी आपने सुना होगा, नकली नोट्स और बाकी चीज़ें स्मगलिंग होती है उसको डील करता है। साइबर टेररिज्म, एक्सप्लोसिव सब्सटेंस, जो एनआईए को अमेंड किया 2019 में, इसकी थोड़ी एम्बिट को और प्रीव्यू को वाइड किया गया था ताकि इन चीज़ों को ठीक से हैंडल किया जाए। ये बेसिकली नॉट ओनली इंडिया में बट जो आउटसाइड इंडिया है, जिसमें इंडिया के इंटरेस्ट
उसमें कंसर्न है तो भी इसमें एप्लीकेबिलिटी होती है। और इसको सिमिलर पावर एंड ड्यूटीज़ हैं जो कि बाकी पुलिस को होती है, और विद इन इंडिया भी सेम पावर, आउटसाइड इंडिया भी सेम पावर है। और सेंट्रल गवर्नमेंट बेसिकली एम्पावर की जाती है कि जो शेड्यूल ऑफेंस है आउटसाइड इंडिया में उसको ये हैंडल कर सके। और स्पेशल डेजिग्नेटेड कोर्ट भी इसके लिए जब भी इसका कोई ट्रायल कंडक्ट की जाएगी एनआईए से रिलेटेड। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। नेक्स्ट आर्टिकल काफ़ी इंपॉर्टेंट हमारे प्री और मेंस के लिए। मेंस में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है इंडिया और कंट्री। अब यहाँ पे कंट्री की बात करें तो फ्रांस कि अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आया आपके जीएस पेपर 2 में आईआर में कि रिलेशन ग्रो हो रहे हैं, उसमें आप लिखो तो आप इन सब हेड पॉइंट में लिख सकते हो कि पार्टनरशिप कैसे ग्रो हुई। डिफेंस में एग्जांपल दिए हैं यहाँ पे P-75 प्रोजेक्ट जो कि 6 स्कॉर्पियन सबमरीन का है, रेफाल 36 जेट यहाँ से खरीदने। स्पेस में भी हमारे इसरो के साथ में जो CNES इनकी एजेंसी काफ़ी कोऑपरेशन कर रही है। सिविल न्यूक्लियर एनर्जी जो कि इंडिया का प्रोग्राम है, न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन और बाकी न्यूक्लियर एनर्जी पर रिलायंट होना। इंडो पैसिफिक बेसिकली काफ़ी ही ज़्यादा न्यूज़ में रहता है क्योंकि इंडिया और इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन दोनों का मर्जर, और यहाँ पे अभी पूरी पावर एटलांटिक से इंडियन ओशन में शिफ्ट हो रही है। तो यहाँ पे भी फ्रांस हमारे साथ कोऑपरेशन में। काउंटर टेररिज्म जो वहाँ की स्पेशल फोर्स है, GIGN बोलते हैं इसको, एंड इंडिया की NSG नेशनल सिक्योरिटी गार्ड जो यहाँ की फेडरल कंटीजेंसी एलीट फोर्स है, इन दोनों के बीच में काफ़ी काउंटर टेररिज्म रिलेटेड एक्सरसाइजेज होती हैं। क्रिटिकल टेक्नोलॉजी कोई AI से रिलेटेड है, क्वांटम कंप्यूटिंग से, मशीन लर्निंग से, इन सब में भी अच्छा खासा कोऑपरेशन है। सिविल एविएशन कंट्रीज़ में कोविड-19 में भी फ्री पैसेज दिया गया था कंट्री में। बाकी अदर पार्टनरशिप आप देखो प्लास्टिक पोल्यूशन में, हेल्थ में, स्टूडेंट्स की मोबिलिटी में, डिप्लोमेसी हायर लेवल की है। अब रिसेंटली आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने बस्टाइल परेड वहाँ पे अटेंड की थी, इंडियन कॉन्टीजेंट भी वहाँ पे गया था। तो आप इन हेड्स में दोनों कंट्री के रिलेशन को समराइज़ कर सकते हो। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। नेक्स्ट आर्टिकल बेसिकली आपने सुना होगा कि यमुना के सडन डिल्यूज के कारण, डिल्यूज क्या होता है कि एकदम से हैवी बारिश के कारण बाढ़ आ जाना, उसको बोलते हैं सडन डिल्यूज। तो काफ़ी जो अपनी आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं जैसे कि रेड फोर्ट, आलम टोम, क्वादसिया एंड वजीराबाद ब्रिज, ये सब भी काफ़ी खतरे में आ गए हैं। तो इन्हीं के ऊपर इस आर्टिकल में बात किया कि ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की ड्यूटी बनती है कि इन पे जो भी डैमेज होता है उसको बचाया जा सके। यहाँ पे प्री के लिए कुछ फैक्ट हैं, जैसे वजीराबाद ब्रिज है, ये तुगलक इरा का ब्रिज है जो कि फिरोज शाह तुगलक की रीन में इसको बनाया गया था। और ये रिलेटेड टू किंग जॉर्ज 5 भी है। किंग जॉर्ज 5 बेसिकली यहाँ पे दिल्ली दरबार इन्होंने किया था 1911 में। इससे पहले दिल्ली दरबार लॉर्ड लिट्टन के टाइम पे हुआ था। तो इसमें यही है कि एक एक्ट है हमारे पास में, एंसेंट एंड हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट। इस एक्ट के अनुसार ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया उसको नेशनल इंपॉर्टेंस का दर्जा दिलवाती है गवर्नमेंट से, और वहाँ पे ड्यूटी बाउंड हो जाती है कि जितनी भी आर्कियोलॉजिकल साइट्स उनको प्रोटेक्ट किया जाए। और इसमें कुछ रूल्स हैं कि 100 मीटर की दूरी तक इसकी विसिनिटी में, फॉर एग्जांपल रेड फोर्ट है और रेड फोर्ट को आपने नेशनल इंपॉर्टेंस में डाल दिया तो 100 मीटर की जो डिस्टेंस है वहाँ तक बिल्कुल प्रोहिबिट है, आप कोई भी कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते। और 200 मीटर दूर तक रेगुलेटेड कैटेगरी होता है, इसमें अगर कोई भी एक्टिविटी करनी है तो वहाँ पे आपको सरकार से परमिशन लेनी पड़ेगी। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। नेक्स्ट आर्टिकल रिलेटेड टू गवर्नर है, कुछ आपस में इशू चल रहे हैं। गवर्नर ऑफ द बंगाल एंड द अदर स्टेट ड्यूरिंग द पंचायती इलेक्शन। तो यहाँ हमारे लिए गवर्नर काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। गवर्नर का अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखा जाए तो सिर्फ 2 क्राइटेरिया हैं कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए और उसकी उम्र 35 साल होनी चाहिए और किसी हाउस का मेंबर नहीं होना चाहिए। और ये कॉमन है। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट क्या होता है कि जहाँ से रेम्यूनरेशन किसी गवर्नमेंट ऑफिस से आ रहे हैं, गवर्नमेंट अपॉइंटिंग अथॉरिटी हो, गवर्नमेंट उसको रिमूविंग अथॉरिटी हो, या कोई भी अगर एग्जीक्यूटिव का इन्फ्लुएंस पड़ता है उसको ऑफिस ऑफ प्रॉफिट कहते हैं। तो ये नहीं होना चाहिए। ये ड्यूअल कैपेसिटी में काम करता है। एक तो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है स्टेट का, एंड सेकंड ही इज आल्सो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट। सम टाइम इसको एजेंट ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट भी कहा जाता है, क्योंकि जो भी डायरेक्शन दी जाती है प्रेसिडेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा वो गवर्नर को डायरेक्ट दी जाती हैं। आर्टिकल 153 बात करता है कि इसका अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट के द्वारा होगा। और पहले क्या था कि एक स्टेट के लिए कि गवर्नर था, लेकिन 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के बाद में एक पर्सन को 2 या 2 से अधिक स्टेट का भी गवर्नर बनाया जा सकता है। मैक्सिमम टेन्योर इज़ 5 ईयर्स। सेम डिसमिसल किसके द्वारा किया जाता है? प्रेसिडेंट के द्वारा, ऑन द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो होते हैं
काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय द पीएम, सेंटर में जो होते हैं उनके एडवाइस के द्वारा अगर दिया जाता है तो प्रेसिडेंट गवर्नर को रिमूव कर सकता है। लेकिन जो रिमूवल है वो ऐसे नहीं हो कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल मेथड या विदाउट ड्यू रीजन के किया जाए। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन है कि देयर शुड बी स्पेसिफिक रीजन टू रिमूव द गवर्नर। यहाँ पे कुछ अलग पावर्स के बारे में बात की, आर्टिकल 161 पार्टनिंग पावर्स ऑफ द गवर्नर की बात करते हैं। यहाँ पे कोर्ट मार्शल एंड डेथ पेनल्टी, ये दोनों पावर गवर्नर की पार्डनिंग में नहीं आती, बाकी सिमिलर पावर होते हैं जो कि प्रेसिडेंट के होते हैं। 164 में बेसिकली अपॉइंटमेंट की पावर थे चीफ मिनिस्टर और बाकी मिनिस्टर को गवर्नर के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। स्पेशल एड्रेस जब भी करना हो गवर्नर के द्वारा, स्पेशल एड्रेस कब होता है, जब भी फर्स्ट सेशन ऑफ द ईच ईयर एंड द फर्स्ट सेशन ऑफ द न्यू लेजिस्लेटिव असेंबली, तब गवर्नर स्पेशल एड्रेस करता है दो हाउसेज को, अगर एक हाउस है तो उसको और दो हाउस है तो उनको दोनों को। एंड 200 में पावर दी, कोई भी बिल अगर पास किया जाता है असेंबली के द्वारा उसको विदहोल्ड किया जा सकता है, उसको एसेंट दिया जा सकता है और रिजर्व भी किया जा सकता है। कुछ एक कंडीशन होती है रिजर्व करने के लिए, फॉर एग्जांपल कोई डीपीएसपी से रिलेटेड कोई है जिसमें कोई हाई कोर्ट की पावर है, जिसमें लगता है कि स्टेट की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है वो उसकी जुरिडिक्शन में कानून नहीं आता, तो उसको भी प्रेसिडेंट के पास रिजर्व करके भेजना पड़ेगा। आर्टिकल 213 जो कि ऑर्डिनेंस इशू करने से रिलेटेड है, गवर्नर की पावर। ऑर्डिनेंस कब इशू किया जाता है, जब अगर स्टेट में एक ही हाउस है तो अगर वो हाउस सेशन में नहीं है देन ऑर्डिनेंस किया जाता है। ऑर्डिनेंस की मैक्सिमम लाइफ 6 मंथ और 6 वीक होती है और ऑर्डिनेंस को रेटिफाई किया जाता है जब हाउस रीअसेंबल हो जाता है उस टाइम पे। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। नेक्स्ट आर्टिकल जो कि आपने देखा कि कैपिटल में यमुना के फ्लड के कारण काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं, तो इंडियन आर्मी और नेशनल डिज़ास्टर रेस्पॉन्स फोर्स ये काफ़ी अच्छा काम कर रही हैं लोगों को जान बचाने में। थोड़े दिन पहले एनडीआरएफ की टीम भेजी गई थी टर्की में, जब वहाँ पे अर्थक्वेक आया था और काफ़ी नुकसान हो गया था। ऐसे ऐसे बाकी कंट्रीज़ में भी ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिज़ास्टर रिलीफ के लिए हमारी एनडीआरएफ जाती रहती है। तो एनडीआरएफ के बेसिक बात करते हैं। ये बेसिकली 1990 से 2004 तक बहुत ज़्यादा क्लेमिटीज़ थी, नेचुरल क्लेमिटीज़, जैसे कि 2004 में सुनामी आई थी, उससे पहले 2002 में कच्छ में भूकंप आया था। ऐसे करके काफ़ी क्लेमिटीज़ थी, तो गवर्नमेंट ने सोचा कि एक एक्ट बनाने की ज़रूरत है जहाँ पे स्पेसिफिक बॉडीज़ और उनका मैंडेट होगा। तो 2005 में डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट पार्लियामेंट ने पास किया और उसी के बाद में एनडीआरएफ का भी फॉर्मेशन हुई। ये बेसिकली काफ़ी स्पेशलाइज और मल्टी स्किल्ड फोर्स है जो कि ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस प्रोवाइड करती है जब भी कंट्री में किसी तरह का भी कोई डिज़ास्टर आता है, चाहे मैनमेड हो या नेचुरल हो। इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो एनडी में बेसिकली जो नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है वो पेरेंट बॉडी है, उसके अंडर में एनडीआरएफ आती है। और एनडीआरएफ की आज के दिन देखा जाए तो 15 बटालियन है जो कि डिफरेंट सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज से लाए जाते हैं पर्सन ऑन द डेपुटेशन, जैसे बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, असम राइफल, एनडीटीसी। स्ट्रेंथ नियर बाई 13,000 है और नॉट ओनली इन द डिज़ास्टर बट ये केमिकल, बायोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल, न्यूक्लियर इमरजेंसी में भी हैंडल करने की कैपेसिटी इसके पास है। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल के ऊपर। नेक्स्ट आर्टिकल इंडिया और यूके के फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है जो कि कंटिन्यूसली नेगोशिएशन में है, बट अभी भी काफ़ी कंटेंशस इशू के कारण ये पूरी तरह से सक्सेसफुल नहीं हो पाए। तो हम कुछ ट्रेड एग्रीमेंट है जो कि सीक्वेंशियल हम याद कर सकते हैं। सबसे पहले होता है प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट। यहाँ पे क्या होता है कि पॉजिटिव लिस्ट जारी की जाती है। पॉजिटिव लिस्ट मतलब कि फॉर एग्जांपल ये 100 आइटम है, आप इन्हीं आइटम में फ्री ट्रेड कर सकते हो, बाकी में नहीं कर सकते। एक होता है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो इसका एडवांस है। यहाँ पे नेगेटिव लिस्ट होती है। नेगेटिव लिस्ट मतलब पार्टिकुलर आइटम्स है, फॉर एग्जांपल 50 आइटम्स हैं या 50 कोई कमोडिटीज़ है, इनमें ट्रेड नहीं कर सकते, बाकी पूरे कंट्रीज़ में फ्री ट्रेड है। एक कॉम्प्रीहेंसिव इकोनॉमिक एग्रीमेंट। उसके बाद कस्टम यूनियन आती है। इस पूरे एडवांस फीचर होते हैं कि जहाँ जितना ऊपर आप जाओगे लास्ट है इकोनॉमिक मार्केट, वहाँ पे बिल्कुल टैरिफ, नॉन टैरिफ सारे बैरियर हट जाते हैं और कंट्री में पूरा ओपन ट्रेड होता है। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर का डिस्कशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।